मैं अब अरुण जी के पास आती हूँ कि अरुण जी इस पूरे अब कवायद को कैसे देखा जाए। ये खतरा इतना बड़ा है, ये सामने से दिख रहा है, लेकिन पार्टीज इस समय बेबस है। इस चीज को रेजिस्ट कैसे किया जाएगा? आज इसको अगर हम रोकना चाहें, क्या कोई रोक सकता है? अगर ओम बिरला हो, जैसा बिल्कुल सही शब्द पौरे साहब ने इस्तेमाल किया कि भाई चम्मच बनकर अगर हम जी रहे हैं, आज हम लोग भी मजबूर हो गए इस तरीके के गंदे शब्द इस्तेमाल करने के लिए। नंगा नाच और ये सब बहुत ही चीप वर्ड्स होते थे जो कि हम लोग यूज करने के लिए 10 बार सोचते थे, लेकिन अब करना पड़ रहा है। क्या करें? इस पूरे ब्रेजन शो को जो बिल्कुल बेशर्मी, हया, सब कुछ लुटाकर और इस तरीके से जो एक खेल इस समय दिख रहा है, इसको क्या कोई रोक पाएगा? या फिर हम सब इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे और इसी तरीके से चलता रहेगा? किसी के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया ऑपरेशन मोदी शाह जो है मिलकर कभी ज्ञानेश कुमार के साथ करेंगे, कभी ओम बिरला के साथ करेंगे, कभी कोई दूसरी जुडिशरी का कोई मेंबर मिल जाएगा उसके साथ करेंगे। जी सर, म्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए अरुण जी। अरुण जी, आपको आवाज आ रही? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए सर, बोलिए। हाँ, बोलिए। नमस्कार नीलू जी। देखिए, जब तक आप बहस का फोकस नहीं रखेंगी कि प्रॉब्लम कहाँ है, तब तक आपको ना ये समझ में आएगा कि कुछ नहीं हो सकता और क्यों इसका कोई सलूशन नहीं। ये बहुत जरूरी है। अभी विवेक जी ने कहा कि 50 करोड़ के जगह 15 करोड़ अब कैसे ले लेंगे। अरे ये कोई मानने की बात है? वो ऐसा नहीं बना जिसको रकम नहीं बनी जो मुझको खरीद सके। ये एक बड़ा डायलॉग था, चड्ढा। यही डायलॉग वहां लिंकन ने कहा कि एवरी मैन हैज अ प्राइस, और जब उनको ऑफर किया गया 100 मिलियन तो उन्होंने कहा यू गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस, यू आर कमिंग टू क्लोज। 100 करोड़ की डील कितने लोग ठुकरा सकते हैं हिंदुस्तान में? आप इसको तो बताइए, कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जो उसको ठुकरा देगा? तो लेट अस कम टू जो प्रॉब्लम है पैसे की, और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, ये दोनों फैसिलिटेटर हैं। और जब तक उसको नहीं आइडेंटिफाई करिएगा और आप ब्लेम करिएगा कि उद्धव ठाकरे नहीं जाते, अरे बाल ठाकरे कौन सा जाते थे? बड़े बड़े लोग हमने देखा है कि वो उनसे मातुश्री में मिलने जाते थे, वो कहीं किसी से नहीं जाते मिलने, और उनकी एक शाख थी। तो ये जो है, हम बहाने ढूंढते रहे। जनता जो है उनको जिता के भेजेगी तो वहां आप रिगिंग कर रहे हो। रिगिंग कौन कर रहा है? पन्ना प्रमुख कर रहा है। पन्ना प्रमुख किसका आदमी है? आरएसएस का आदमी है। आरएसएस बताने को नहीं तैयार है कि हमारे मेम्बरान कौन है। आप देखिए कहां कहां प्रॉब्लम है। सबसे बेईमान आदमी को आप चुनाव आयोग का चीफ बनाते हैं। आपने ये सोचा कि जो पुराने थे राजीव कुमार वो बहुत बुरे थे, तो उनका चाचा क्या परदादा आ गया। तो वहां से आप एसआईआर करा रहे हो। चीफ जस्टिस कौन बैठा है? मैंने कई बार कहा कि पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए 5 पदों का आपको कंट्रोल करना जरूरी है। द 2 स्पीकर्स ऑफ द हाउस, द चीफ जस्टिस, और चुनाव आयोग का चीफ और प्रेसिडेंट। आप बताइए कौन इनके कब्जे में नहीं है? आप इस बात को कहने को नहीं तैयार हैं। और मैं आपको बहुत अच्छे सूत्र से बता रहा हूं कि प्रेजेंट सीजीआई के, ऑनरेबल सीजीआई के खिलाफ बहुत बड़े करप्शन के एलिगेशन थे, जिसको अमित शाह वेरीफाई किया गया, सही माना गया। अमित शाह के पास वो फाइल गई, उसके बाद अपॉइंटमेंट। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? आज आपको 15 मई का आपको किस्सा बताता हूं, 15 या 16 मई का। कब से कौन सही ठाकरे फैक्शन है, इसका केस पड़ा हुआ है। हर जगह जो बेईमान लोग थे वो शिंदे के फेवर में दिए। स्पीकर हो तो और वहां के वो हो तो कोई फेयर जजमेंट नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था 15 जून। और क्या जरूरी है कि ये सारे चीजें जो है चीफ जस्टिस ही सुनते हैं? क्या दूसरे बेंच को नहीं दे सकते?
वो इंश्योर करते हैं, वो कर्ज चुका रहे हैं। इस बात को कोई कहेगा नहीं, लेकिन वो बात इतनी सच है, पब्लिक डोमेन में है। एक एक उसके एलिगेशन उन्होंने वेरीफाई करवाए, तो वो उसको अपने पास, अब जब वो डिले हुआ तो डांट दिए वो वकील थे कामत कि आप बाहर में क्रिटिसाइज करते हैं कि जुडिशरी डिले कर रही है, और आज जब हम केस लेने को तैयार हैं तो आप डेट मांग रहे हैं। ये नहीं चलेगा, लीजिए ऑटो सुन लीजिए। सबके लिए फुर्सत है, बैडमिंटन खेलने के लिए फुर्सत है। हमारे पास इतना केस लोड है, जिस जज को प्रायोरिटी नहीं मालूम है क्या केस डिसाइड करना है, जो जज अपनी जबान देता है देश को कि अगर चुनाव आयोग को चुन लिया सरकार ने तो कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। नहीं, लेकिन अरुण जी एक सवाल जो मेरे ख्याल से व्यूअर्स भी और सबको बताना भी जरूरत है कि जो ये कवायद इस समय चल रही है, अगर कोई ऑनेस्ट जज इस समय होता सुप्रीम कोर्ट में भी सीजीआई के रूप में, तो क्या वो संज्ञान नहीं ले सकता था? ज्ञानेश कुमार क्या संज्ञान नहीं ले सकते? अगर कोई ईमानदार जज होता तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के जो नियुक्ति हुई है उसको कहीं पहले लेता और उस पर डिसीजन देता। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ही शुड बी न्यूट्रल, और जितनी त्राही त्राही मची है इंडिपेंडेंस से आज तक कि बेईमान चुनाव आयोग है, आज तक नहीं मची। तो ईमानदार जज होता तो उसका कब का निपटारा कर दिया होता। ईमानदार जज होता तो उसके रिकमेंडेशन को वो नहीं मानता, क्योंकि वो बेईमान है, और वही जज है कि जो उसको डिसाइड नहीं कर रहा है। आप क्या बात करती हैं? किससे आप उम्मीद रखती हैं? ये देश गया, कोई उपाय नहीं है, और इनको भी मालूम है, इसलिए इनको प्रोटेक्शन मिला है। कब तक? अभी आप समझिए, हम उम्मीद करते जनवरी फरवरी तक सारा खेला साफ कर देंगे। यहाँ बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, 100 करोड़ जरा टेबल पर। वही लग रहा है कि 2029 का चुनाव होगा भी या नहीं होगा, तो यही लगने लगा है। ये मैं आपको बताता हूँ, 100 करोड़ कोई टेबल पे रख देना, उसका मतलब है 1 करोड़ पर मंथ खाली ब्याज। इतने हिंदुस्तान में है, और ऊपर से ईडी फीडी का वो डंडा वो अलग। क्या ये जजों को नहीं दिखता है कि पीपल आर बीइंग बॉट? नहीं दिखता है इनको? क्या इसको सुओ मोटो नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ आपकी डेमोक्रेसी का हरण हो रहा है, और ये लोग सबके सब चुपचाप बैठे हैं। फिर उस दिन आपने देखा आरटीआई में कुछ कहा गया, पता चला कि उनके कोई माने बेटे थे या क्या थे, उनको आउट ऑफ टर्न राजस्थान में ये कर दिया गया। रोज इनके ही निकल रहे हैं। तो आज अपॉइंटमेंट जो हो रहा है, ये जजों का अपॉइंटमेंट जज नहीं कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है, और सरकार डील करके कर रही है, इंक्वायरी करके कर रही है। ये हालत है इस देश की। अब आप कहने को नहीं तैयार हैं, जुडिशरी से डरते हैं, तो आप सच नहीं बोल पाते हैं। अरे जो एलिगेशन है उनको पढ़िए, तो लोगों के सामने लाइए, तो कोई छापने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को नहीं तैयार। और आप वो वहां पर जिस दिन कॉकरोच बोल दिए तो लोग आ गए सड़क पे, और उस कॉकरोच में जो इनका चीफ स्पोक्समैन है, वो क्या नाम है, सौरभ दास, जो इनका, उसको भी मालूम है कि क्या क्या जुडिशरी की हालत है। तो वो क्या चीफ जस्टिस जिन्होंने कॉकरोच कहा, उनका रेजिग्नेशन मांग रहा है? मांगने की हिम्मत है? वो इन सब बातों को बोलेगा कौन? जब आप बोलेंगे नहीं तो फालतू का डिस्कशन करते रहिए। हमको पूरा प्रोटेक्शन है जुडिशरी का, इसलिए हम जो चाहें वो कर लेंगे। आप ये बताइए, जो 8,000 करोड़ रुपए भाजपा के पास पड़े हुए थे जब चंद्रचूड़ ने जजमेंट दिया, उसके अंदर में मेन मुद्दा था कि 7.5% से ज्यादा पैसा आप नहीं दे सकते, और लॉस, और आपको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए। उसके अंदर में तमाम शेल कंपनीज थी जिनकी कोई प्रॉफिट नहीं थी, जिन्होंने जो है सैकड़ों करोड़ का जो है चंदा दिया भाजपा को। क्या वो पैसा
जो कानून के खिलाफ दिया गया था। दो तरह का पैसा था, एक कानून के अंतर्गत दिया गया था, एक कानून के खिलाफ दिया गया था। उस पैसे को डिस्गॉर्ज नहीं किया गया, और जो डील से दिया गया उस पिटिशन को खारिज कर, उसको चंद्रचूड़ ने सुनने को मना कर दिया। तो आज अगर एक नंबर का 8,000 करोड़ का पैसा है, अडानी को सारा ठेका देके हजारों करोड़ का पैसा है, आप लोग 50-100 करोड़ पर आप लोग फंसे हुए हैं। आप क्या समझते हैं? जिसकी जो कीमत, जिस समय कीमत वो दी जाएगी, और पूरा उनको जो आप कह रहे हैं ये एक तरीके से बोली लग रही है, सब बोली लगा रहे हैं बैठकर। भी आप समझ नहीं रही हैं, ये इंपीरियलिज्म का नया तरीका है। हमारी जमीन, जंगल, जितने रिसोर्सेज, जितने ठेके, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी डेवलप, कोल, पावर, आप एक आदमी को दे रहे हैं। इतने पैसे जनरेट हो रहे हैं कि अगर आप जनता को नहीं खरीद पाते तो विधायक को खरीद ले रहे हैं, और आप अपनी अपॉइंटमेंट पावर से, जहां से आपको चेक में रखा जा सकता है, लोकपाल हो, जुडिशरी हो, उसका आपने पूरा नियंत्रण रखा हुआ है। अब आप इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो इधर उधर आप डिस्कशन करते रहिए, कोई मतलब नहीं। नहीं, आपकी बात से सुन के ये बिल्कुल साफ लग रहा है। और मैं ये की बात न कर, जो मुद्दा क्या है उस पर आप पहुंचिए। बिल्कुल, और मुद्दा यही है जो आपने एक्सप्लेन किया। मुद्दा यही है कि पहले जनादेश खरीदने के बारे में नहीं सोचा जाता था। लोग कहते थे कि जनता ने जो अपना मैंडेट दे दिया उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जनादेश ही खरीदा जा रहा है। मैं विवेक के पास आती हूँ अंतिम राउंड ऑफ कमेंट्स के लिए। जी अरुण जी बोलिए। कोर्ट, उसके अंदर में कोर्ट कम्प्लिसिट है, जो कहता है कि अगले बार वोट दे देना, हम इतने वोट काट के पहले भाजपा को जिता दे, वो 20 आदमी को ले ले, लेकिन मैं जो है कारवां लुट गया, मैं देखता रहूंगा। दिस इज जस्टिस बातचीत। सुनिए, आपने दूसरी बात, आरएसएस कहता है हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। खाली माफिया नहीं रजिस्टर होता, जो वो मदद करते हैं सिक्खी, जो लोग अल्जीरिया हो, क्या कहते हैं, यूक्रेन हो, वहां पर जाके लंगर लगाते हैं, और वो लोग भी यूके, अमेरिका, हर जगह रजिस्टर्ड है।